या इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस पीबी शैली। पीबी शैली का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको लेके बात करेंगे। उनमें से पीबी शैली पे हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिफेंस ऑफ पोइट्री को लेके बात किए थे, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को लेकर के बात किए थे, द मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमीथस अनबाउंड और एडोनाइस को लेकर के बात किया गया था। आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, एक उनका वर्क है एपीसाइकिडियन। एपीसाइकिडियन, EPIPSYCHIDION। एपीसाइकिडियन एक उनका हीरोइक कपलेट में लिखी गई पोयम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो उनका वर्क एपीसाइकिडियन है, EPIPSYCHIDION, ये जो एपीसाइकिडियन है, यह कितने यू विल कम टू नो कि एक तो ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है और 1821 में आई। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कब आई है, 1821 ईस्वी में आई है, और साथ ही साथ किस में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। दूसरा चीज की जो एपीसाइकिडियन है, इसका मतलब होता है सोल अपॉन सोल। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एपीसाइकिडियन है, यह जो है आपका कब आया हुआ है, यह 1821 ईस्वी में आई है। और जो एपीसाइकिडियन है, किस में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और इसका मतलब क्या होता है, सोल अपॉन सोल। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब क्या है, सोल अपॉन सोल। शेली ने इस पोयम के बारे में लिखा हुआ, एक लाइन लिखा हुआ है कि इट इज पार्ट ऑफ मी विच इज ऑलरेडी डेड। यह जो है मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वह जिंदगी के जो लम्हात हैं वो बीत चुके हैं। तो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये जो पोयम में मैंने जो भी जिक्र किया है, इट इज अ पार्ट ऑफ मी, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, विच इज ऑलरेडी डेड, जो पहले ही डेड हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, एक लेटर लिखा था, इन अ लेटर टू जॉन जिसबॉर्न। जॉन जिसबॉर्न नाम के एक आदमी को उन्होंने 18 जून को एक लेटर लिखा था, जिसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ, यह मेरी जिंदगी का एक आदर्श इतिहास है। जो ये पोयम है, यह मेरी जिंदगी का आदर्श इतिहास है। इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ एंड फीलिंग्स। आई थिंक one is always in love with something or other. The error, and I confess it is not easy for spirit cased in flesh and blood to avoid it, consists in seeking in a mortal image the likeness of what is perhaps eternal. Nothing you have to remember, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि उन्होंने ये कहा है कि यह मेरी जिंदगी जो मैंने गुजारी है, उसका एक इतिहास है। जो भी मैंने लम्हे गुजारे हैं, जो बीत चुके हैं, यह पोयम उसी का एक तरह का रिकॉर्डिंग है। तो मैं फिर से बता दूं कि वी आर टेकिंग एपीसाइकिडियन। हम लोग जिस चीज को ले रहे हैं या जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, एपीसाइकिडियन है। कब आई हुई है, 1821 ईस्वी में आई है। किसमें लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। पोयम का नाम क्या है, सोल अपॉन सोल। What is the name of the poem? The meaning of the title is what? Soul upon soul। और इसके बारे में पोएट ने कहा है, क्या कहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ मी, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, विच इज ऑलरेडी डेड, जो कि बीत चुका है। इट इज पार्ट ऑफ मी विच इज ऑलरेडी डेड। एक उन्होंने लेटर लिखा था, किसको लिखा था, जॉन जिसबॉर्न को। जॉन जिसबॉर्न को उन्होंने लेटर लिखा था, और उस लेटर में भी उन्होंने यही कहा है कि इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पोयम है, इस पोयम को बाद में कुछ राइटर इससे प्रभावित हुए हैं, जिनमें से एक नाम है इमिलिया विवियन। इमिलिया विवियन, इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंपोजियम ऑफ प्लेटो एंड वीटा नोवा ऑफ दांते, दैट इज अनदर थिंग। फिर उसके बाद है इट इज डेडिकेटेड टू एंड इंस्पायर्ड बाय इट कंटेन्स अराउंड 604 लाइन्स। इट इज कंपोज्ड एट पीसा। इमिलिया विवियन के बारे में बात हुई, बट दैट डजंट मैटर, उसमें ऐसा कुछ नहीं। एपीसाइकिडियन एंड्स विद एन इनविटेशन टू इमलिया टू इलोप। कह रहे एपीसाइकिडियन का जो समापन होता है, इमलिया नाम की जो है गर्ल है, उसको एड्रेस करते हैं इलोप करने के लिए। तो आपको कुछ भी नहीं, लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट कि एपीसाइकिडियन
1821 ईस्वी में आई है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यह हीरोइक कपलेट में लिखी गई, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट कि इसका जो मतलब है सोल अपॉन सोल, इसका जो मीनिंग है, जो मतलब है वो क्या है, सोल अपॉन सोल। नंबर 4 अगर आप देखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ मी, इनका कहना था कि इट इज अ पार्ट ऑफ मी विच इज ऑलरेडी डेड, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो कि क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। इट इज अ पार्ट ऑफ मी विच इज ऑलरेडी डेड। इन अ लेटर टू जॉन जिसबॉर्न, उन्होंने क्या किया है, एक लेटर लिखा जॉन जिसबॉर्न का, उसमें वो लिखते हैं कि इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ एंड फीलिंग्स, यह मेरी जिंदगी का क्या है, आइडियलाइज्ड हिस्ट्री है मेरी लाइफ का और फीलिंग्स का। दीज थिंग्स वी फाइंड हियर। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर हम बात करेंगे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो मैं निखत से ही लेना चाहूंगा कि निखत जो एपिसाइकिडियन जो पोयम है कब आई हुई है? 1821। ठीक है, ओके, 1821 में। और इस किसमें लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में, 3 ओके, पार्ट में। तो ठीक है, ओके। निखत से मैंने 2 क्वेश्चंस लिया था, और वह 2 क्वेश्चन कौन कौन सा है? 2 क्वेश्चंस मैंने लिया कि ये पोयम कब पब्लिश होती है, 1821 में, 3 पार्ट्स में है और हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। चंद्र प्रकाश जी से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि जो इसका टाइटल है एपिसाइकिडियन, उसका क्या मतलब है? या सोल अपॉन सोल, जो इसका टाइटल है वो जो बताता है वो क्या है, दैट इज सोल अपॉन सोल। मैं अतुल जी से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि अतुल जी, शेली ने अपनी किस पोयम के बारे में ये कहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ मी विच इज ऑलरेडी डेड, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो बीत चुका है? So it is only Epicdidian. Same या point. इट इज ओनली एपिसाइकिडियन, या एपिसाइकिडियन को लेकर के उन्होंने ये बात कही, एपिसाइकिडियन को लेकर। या नाउ रकीम जी से मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि रकीम जी, उन्होंने एक वो लेटर लिखा हुआ था, अभी मैंने जिक्र किया है, और उस लेटर में वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ एंड फीलिंग्स। रकीम जी। ये सर उन्होंने जॉन गिसबॉर्न को ऑन 18 जून को लिखा था, 1822। या ओके, जॉन जिसबॉर्न को उन्होंने ये लेटर लिखा था, जॉन जिसबॉर्न को उन्होंने ये लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इट इज एन आइडियलाइज्ड हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ एंड फीलिंग्स। ठीक है, ओके। Now the second point which I want to tell you कि द सेंसिटिव प्लांट एक उनका पोयम है। द सेंसिटिव प्लांट कोई बहुत फेमस ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लाइनें मैं उसको लिख रहा हूँ। द सेंसिटिव प्लांट इज रिटन इन 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में लिखा गया है, एंड फॉलोड बाई अ कंक्लूजन, और साथ ही साथ उसमें एक कंक्लूजन है, और यह लिरिक पोयम है। द सेंसिटिव प्लांट इज रिटन इन 3 पार्ट्स एंड फॉलोड बाई अ कंक्लूजन, और उसमें यह एक नेचर लिरिक है, नेचर को लेकर के उसको बात की गई है। जो मिसेज शेली रही है, मिसेज शेली का मतलब कि मेरी शेली, मिसेज शेली कॉल्स इट इममटेरियल फिलोसफी, मिसेज शेली ने इसको इममटेरियल फिलोसफी का नाम दिया है। इट इज अ नेचर पैरेबल। Shelley's conclusion shows that he has in his mind a failure of the human apprehensive parts of Keatsian faith in immortality of beauty. कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि यह जो पोयम है द सेंसिटिव प्लांट, नाम से ही जो है वर्ड आ रहा है कि द सेंसिटिव प्लांट, इसमें उन्होंने किसका जिक्र किया हुआ है, नेचर का जिक्र किया है। यह 3 पार्ट्स में है, और एक उसमें कंक्लूजन है, और नेचर लिरिक है, एक ऐसा लिरिक है जिसमें नेचर या नेचुरल ब्यूटी को लेकर के बात रखी गई है। और मिसेस शेली ने इसको इममटेरियल फिलॉसफी कहा है। मिसेस शेली ने इसको क्या कहा, इममटेरियल फिलॉसफी कहा है। और इसमें दिखाया जाता है कि कीट्स का इसमें विश्वास नहीं है, सॉरी, पीवी शेली का इसमें विश्वास नहीं है, जैसा कि कीट्सियन फेथ है कि जो ब्यूटी है वो इमॉर्टल है।
इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी जो कीट्सियन बिलीफ रहा है वैसा विश्वास इनका नहीं है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द सेंसिटिव प्लांट। एक आपका क्या है, नेचर लिरिक पोयम है, किसका है, पीबी शैली का है। ये पोयम उन्होंने लिखा, या 3 पार्ट्स में है और उसमें एक कंक्लूजन है, नेचर लिरिक है। मिसेस शैली ने इसको इमटेरियल फिलॉसफी कहा है और इसमें जो है उन्होंने अपने इस विश्वास को दिखाया है कि किड्स अगर ब्यूटी को इमॉर्टैलिटी के रूप में देखते हैं तो ही डजंट फाइंड इमॉर्टैलिटी इन ब्यूटी। इस पार्टिकुलर चीज को आप देख सकते हैं। मैं वर्तिका से क्वेश्चन करना चाहूंगा। वर्तिका, जो सेंसिटिव प्लांट है ये क्या है, एपिक है, मॉक एपिक है, लिरिक है, यस वर्तिका? नेचर लिरिक है सर, नेचर लिरिक जी, नेचर लिरिक है सर, नेचर लिरिक। ओके ठीक है, नेचर लिरिक है। दूसरा क्वेश्चन वर्तिका आपसे ही है कि ये 3 पार्ट में है लेकिन मिसेस शैली ने इसको क्या कहा है? इमैटेरियल फिलॉसफी। Immaterial philosophy, good. Immaterial philosophy. So you came to know कि I had taken 2 questions to वर्तिका जी, और मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो पोयम है ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि नेचर लिरिक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मिसेस शैली ने इसको क्या कहा, इमटेरियल फिलॉसफी कहा है। और साथ ही साथ इसमें एक कंक्लूजन भी है जिसमें उन्होंने पीवी शैली का एक आइडिया निकल करके आता है कीट्सियन ब्यूटी को लेकर के। उषा मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि पीवी शैली ने कीट्सियन ब्यूटी को किस रूप में देखा, या कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो कीट्स ने दिया है वो उसको कैसे देखते हैं? इमोर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी, या इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी, की ब्यूटी इज नॉट इमॉर्टल बट इट्स मॉर्टल। उन्होंने इस तरह से उसको देखने की कोशिश की है। सो यू केम टू नो अबाउट व्हाट, यू केम टू नो द सेंसिटिव plant. Now going to take the third poem, that is the Triumph of Life. The Triumph of Life जो है was the last major work, यह last major work था। इसके बाद भी वर्क आए हुए लेकिन ये last major work है by पीवी शैली before his death, उनके डेथ से पहले। The work was left unfinished, और यह वर्क अनफिनिश्ड है। सबसे पहला चीज की यह लास्ट मेजर वर्क है और यह क्या है, अनफिनिश्ड है। शैली रोड द पोयम एट कासा मैग्नी इन लेरिसी, इटली। शैली ने इस पोयम को कहाँ पे लिखा था, इटली में लिखा है। उस जगह का क्या नाम है, कासा मैग्नी इन लेरिसी, इटली, 1822 में। ये जो पोयम है टर्जा राइमा पे लिखा गया। टर्जा राइमा आपको इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, 3 लाइन्स स्टैंजा चलता है, जो पीवी शैली ने अपने पोयम ओ टू द वेस्ट विंड में भी यूज किया है। तो जो इसका पोयम है तो स्टैंजा वो टर्जा राइमा है, और ये टर्जा राइमा दांतेस की डिवाइन कॉमेडी में भी है, पेट्रार्च की ट्रायोनसी में भी है, वहां पर भी हम पाते हैं। यह अनफिनिश्ड पोयम है। शैली ने इसको विजनरी पोयम कहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शैली ने किस पोयम को विजनरी पोयम कहा है। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ को विजनरी पोयम कहा गया है। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ 1822 में पब्लिश होती है। यह शैली का अनफिनिश्ड वर्क है और मरने से पहले यह शैली का मेजर वर्क था, लास्ट मेजर वर्क रहा था। किसमें लिखा गया, टर्जा राइमा में। टर्जा राइमा क्या है, इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, और आप देखेंगे कि उस इटालियन स्टैंजा फॉर्म को दांते ने डिवाइन कॉमेडी में भी यूज किया है, पेट्रार्च ने भी यूज किया हुआ है। दांते की इन्फर्नो से भी ये प्रभावित है जो उसका हिस्सा है। जो ट्रिम्फ है, ट्रिम्फ का मतलब है कि विजय। जो इसमें ट्रिम्फ का, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, तो जो ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है यह एक तरह का चैरियट है, और यह किससे बिलोंग करता है, लाइफ से। द ट्रिम्फ बिलोंग्स टू द चैरियट ऑफ लाइफ। इन दिस पोयम दांतेस गोस्ट हार्स द पोयम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कह रहे इस पोयम में दांते के गोस्ट का जिक्र किया गया है जो बार बार हांट करता है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक। मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पोयम जिसका नाम है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, TRIUMPH। ये जो ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है यह इनका लास्ट मेजर वर्क है, किसका, पीवी शैली का। और ये जो है 1822 ईस्वी में उनके मरने से पहले का इनका
लास्ट मेजर वर्क है, और जो 1822 में लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है? इटली में लिखी गई है। इटली में किस जगह लिखी गई है? कासा मैग्नी इन लेरिसी। इटली में कासा मैग्नी इन लेरिसी में लिखी गई है। और यह पोयम जो है टर्जा राइमा में है। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है जो 3 लाइंस में चलती है। टर्जा राइमा का यूज जो है दाते ने डिवाइन कॉमेडी में, इन्फर्नो में किया है, पेट्राच ने ट्रायोनफी में किया हुआ है। और जो इसमें ट्रिम्फ शब्द है वह चैरियट के लिए आया हुआ, CHARIOT, चैरियट रथ हम समझते हैं, और चैरियट ऑफ लाइफ को रिफर करता है। इसी पोयम में दाते का घोस्ट जो है बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसकी आप प्रेजेंस देख सकते हैं और वह हॉन्ट करता है। तो इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। आप ट्रिम्फ ऑफ लाइफ के बारे में अब समझ पा रहे हैं। नाउ मैं राजेश जी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। राजेश जी। या माय क्वेश्चन इज की जो द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ है कब पब्लिश हुई है? 1822 में। और जो इसमें ट्रिम्फ है वह किसका सिंबल है? जो ट्रिम्फ शब्द आया TRIUMPH, जो ट्रिम्फ शब्द है ये किसका सिंबल है? चैरियट ऑफ लाइफ सर। चैरियट ऑफ लाइफ। इस तरह से आपने देखा, मैंने 2 क्वेश्चन लिया राजेश जी से कि ये कब पब्लिश हुई है, तो 1822 ईस्वी में पब्लिश हुई है। और जो ट्रिम्फ है किसका सिंबल है? चैरियट ऑफ लाइफ का। अब मैं शिवांगी मैडम से क्वेश्चन लूंगा। शिवांगी जी। यस सर, या गुड इवनिंग। मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो पोयम है किस स्टैंजा फॉर्म में है? सर टर्जा राइमा में लिखी हुई है। टर्जा राइमा में, टर्जा राइमा में लिखी गई है। इसके अलावा पीबी शैली ने अपने किस ओड में टर्जा राइमा का जिक्र किया है? मतलब टर्जा राइमा को में लिखा हुआ वो ओड पीबी शैली ने। ओड टू स्काई लार्क, ओड टू द वेस्ट विंड, 2 ही ऑप्शन मैंने आपको दिया जी। सर ओड टू द वेस्ट विंड। या ओड टू द वेस्ट विंड, एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैली ने टर्जा राइमा का जिक्र द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ में किया है, ओड टू द वेस्ट विंड में किया है। एक और क्वेश्चन मैडम आपसे लूंगा कि जो दाते का डिवाइन कॉमेडी है और इन्फर्नो है, स्पेशली जो इन्फर्नो है, क्या उसमें भी टर्जा राइमा का आप देखते हैं? यस सर। ठीक है, ओके ओके। डांस सिंह जी। जी डांस सिंह जी, जो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि किस पोयम को पीबी शैली ने कहा है कि ये उनका विजनरी पोयम है? द ट्रम्प ऑफ लाइफ सर। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ को, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ को उन्होंने विजनरी पोयम कहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे लिया जिसमें आपने बताया कि द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ को विजनरी पोयम कहा गया है। और किस पोयम में दाते का घोस्ट जो है शुरू से लेके अंत तक उसकी प्रेजेंस को देखा जा सकता है? सर डिवाइन कॉमेडी। नो, फिर से आप आपको बताइए। डिवाइन कॉमेडी में तो वो ऑलरेडी ऑथर है उसके, अभी मैंने जिक्र किया था। और मैंने क्या जिक्र किया था? इन दिस पोयम दातेज घोस्ट हांट्स द पोयम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, ट्रम्प ऑफ लाइफ, ओके सर। पीबी शैली ने उनके घोस्ट का जिक्र इसमें किया हुआ है द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ में। Yeah, now just going to take another point, but before taking another poem, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं कि द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ शैली का मेजर वर्क है। बिफोर हिज डेथ
1822 ईस्वी में इस समर में लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है? इटली के कासा मैग्नी लेरिसी में, इटली के कासा मैग्नी लेरिसी में, और यह अनफिनिश्ड वर्क है। टर्जा राइमा में लिखा गया है। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है और 3 लाइन्स स्टैंजा होता है। पीबी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड में भी इस स्टैंजा फॉर्म का यूज किया हुआ है। इसके अलावा दांते के इन्फर्नो में भी, डिवाइन कॉमेडी में भी, और साथ ही साथ पेट्रार्च के ट्रायम्फी में भी इसका जिक्र है। जो ट्रिम्फ है वह सिंबल है किसका? चैरियट टू लाइफ का सिंबल है। इसके अलावा इस पोयम में दाते के गोस्ट का जिक्र भी किया गया है या उसका प्रेजेंस देखा जा सकता है। और यह पीबी शेली का अनफिनिश्ड वर्क है और यह फ्रेगमेंटेड वर्क है। तो these things we find. Now taking another poem, Hymn to Intellectual Beauty. जो Hymn to Intellectual Beauty है, ये जो है अगर आप देखेंगे कि लॉर्ड बायरन के साथ ये सैर सपाटे पे गए हुए थे, तब इसको लिखा गया था। और कहाँ पर? ऑन लेक जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एक पोयम है। यह पोयम कब लिखी जाती है? यह जो है जब वो स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थे, किसके साथ? लॉर्ड बायरन के साथ, तब उन्होंने ये पोयम लिखा। वहां पे वो आप्स माउंटेन देखते हैं, ALPS, एल साइलेंट हो जाएगा, आप्स माउंटेन। जब वो आप्स माउंटेन को देखते हैं तो उसकी ब्यूटी का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। पोयम 1816 ईस्वी में लिखी गई है। आई वुड लाइक टू रीड की अगेन दिस पार्टिकुलर पोयम शोज अ बोटिंग एक्सकर्जन विद बायरन। इसमें क्या दिखाया गया? बोटिंग एक्सकर्जन बायरन के साथ। कहां पर? ऑन लेक जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो लेक है वहां पे वो बोटिंग के लिए गए थे, वहां पे वो दिखाता है। और ये कब आई है? 1816 में आई है। द ब्यूटी ऑफ द लेक एंड द स्विस आप्स। स्विस स्विट्जरलैंड में जो आप्स माउंटेन है उसकी ब्यूटी और साथ ही साथ जो लेक की ब्यूटी है वो इतना ज्यादा इनको प्रभावित करती है शेली को कि वो उसको लेकर के पोयम लिखते हैं। और इसी को उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अगर कभी भी ये पोयम में ये पूछा जाता है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रिफर्स टू, तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हियर रिफर्स टू द ब्यूटी ऑफ लेक एंड द आप्स माउंटेन वेयर दे हैव गॉन फॉर बोटिंग। जहाँ पे वे बोटिंग के लिए गए हुए थे लॉर्ड बायरन के साथ, वहाँ की ब्यूटी को उन्होंने देखा और पोयम को लिखा। और साथ ही साथ यह जो ब्यूटी है यह ये भी इंडिकेट करती है कि रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, की जो यूनिवर्स है, जो नेचर है, वो हर चीज पर रूल करती है, उसको रिफर करती है। पर्सी शेली सेंट अ फिनिश्ड कॉपी। उन्होंने इस पोयम को जब लिखा तो उसकी एक कॉपी उन्होंने ले हंट को भेजा था। तो आप देख सकते हैं कि ले हंट का, लॉर्ड बायरन का, पीबी शेली का और जॉन कीट्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही थी। इन्होंने जो पोयम लिखा उन्होंने किसको भेजा? जो पोयम इन्होंने लिखा उन्होंने ले हंट को भेजा, लेकिन ले हंट ने इसकी कॉपी खो दी। ओरिजिनल जो कॉपी थी उनसे मिस हो गई। शेली ने फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया और फिर से भेजते हैं और उसका नाम उन्होंने हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रखा। यह 84 लाइन ओड है। 84 लाइन ओड है, ये चीज ध्यान में रखना है। 84 लाइन ओड है और जो कि जीन जैक्स रूसो, याद होगा हम लोगों ने रूसो की बात की थी, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेन्ड एवरीवेयर। ये जीन जैक्स रूसो की नावेल जूली से, या आप कह सकते हैं कि उसी जूली का दूसरा नाम है न्यू हीलवाइज, उससे प्रभावित है। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओड है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, उससे भी प्रभावित रही है। मैं फिर से उन सारे पॉइंट्स का जिक्र करना चाहूंगा कि हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी यह लॉर्ड बायरन के एक्सकर्जन, पीबी शेली के एक्सकर्जन को दिखाता है लॉर्ड बायरन के साथ। पीबी शेली हैड गॉन विद लॉर्ड बायरन ऑन अ टूर ऑफ स्विट्जरलैंड where he saw the beauty of Alps mountain and the lake where he was busy in boating। तो जब उन्होंने उसकी ब्यूटी को देखा तब उन्होंने इस पोयम को लिखा 1816 में और उसका नाम उन्होंने दिया इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो जो ब्यूटी है इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू द ब्यूटी ऑफ दैट लेक, द ब्यूटी ऑफ आप्स माउंटेन एंड आल्सो जो एक प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स है कि पूरी ब्रह्मांड कैसे चलती है, उसका क्या सिद्धांत है, चलाने वाला कौन है, उसको लेकर के उन्होंने इसका जिक्र किया है।
इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी एक कॉपी उन्होंने अपने दोस्त ले हंट को भेजा, उन्होंने उसकी कॉपी खो दी, बाद में उसका इन्होंने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया और 84 लाइंस में एक ओड लिख करके वो भेजते हैं जिसका नाम वो आपका है हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। और ये जो पोयम है जीन जैक्स रूसो की नावल से प्रभावित है, जूली या न्यू हिलवाइज और विलियम वर्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी उससे प्रभावित है। सो इन दिस वे यू कम टू नो कि ये सारी की सारी चीजें रही है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अभी मैं शिवांगी जी तक मैं था, डांसिंग जी से भी मैंने मुखातिब हो गया, टीपू जी से मैं नहीं ले पाया था क्वेश्चन। टीपू जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, ये पार्टिकुलरली जो पोयम है लिखी गई है एक बोटिंग का, जब शेली बोटिंग पे गए थे तो उनके साथ और कौन था? That person was Lord Byron. Yeah, that person was Lord Byron. Lord Byron उनके साथ थे। वो लोग बोटिंग पे कहाँ, बोटिंग के लिए कहाँ पे गए थे? Where had they gone? They had gone in country of Switzerland. ओके, स्विट्जरलैंड। और उन्होंने वहां क्या, किसका ब्यूटी देखा? किसी माउंटेन का जिक्र किया गया है? The beauty of Swiss Alps. द ब्यूटी ऑफ ऑप्स एंड अ लेक। ब्यूटी ऑफ ऑप्स और लेक का वहां पे जिक्र किया गया है। ठीक है, ओके। सारिका मैडम से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि मैडम जब उन्होंने एक किताब लिखा, सॉरी ये पोयम लिखा, तो उसकी कॉपी उन्होंने किसको भेजा था? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वर्क, दिस पोयम, ही सेंट अ कॉपी टू हिज फ्रेंड। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? सर ले हंट को। ले हंट को उन्होंने जो है ये कॉपी ले हंट को, या एग्जैक्टली उन्होंने अपने दोस्त ले हंट को भेजा और उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को खो दिया, फिर से उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। जब ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं तब उसमें फाइनल पोयम में कितनी लाइनें हैं? 84 एंड इन ओड फॉर्म। इन ओड फॉर्म 84 लाइंस और ओड फॉर्म में। ठीक, ओके। मैं शिल्पी मैडम से कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा। शिल्पी मैडम। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैडम। एक तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो पोयम है हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के इन्होंने इसको लिखा है? डू यू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन? डू यू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ? Sir, yes, sir, you told, but I have forgotten. Influence of Yeah, I'm giving you option Karl Marx या रूसो। the Rousseau. ओके ओके, जीन जैक्स रूसो। और खास करके उनकी एक नॉवेल रही है, तो उनकी जो नॉवेल है उसका नाम जूलिया है या जूली है? Julia. इज इट जूलिया या जूली? Sir, Julia. इट्स जूली, JULIE। Okay, sir. Okay, sir. Novel Julie. हाँ, Of नॉवेल Rousseau. जूली, नॉवेल जूली, हाँ रूसो का। उसी का आप कह सकते हैं कि एक और टाइटल है द न्यू हीलॉयज। और एक क्वेश्चन आपसे और लेना चाहूंगा कि वर्ड्सवर्थ की कौन सा ओड है जिससे वो प्रभावित थे इस पोयम को लिखने के लिए? कुछ और भी आपको Sir, देखने को Ode to मिले? Immortality. ओड टू Immortality. या ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। या ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ओके ओके। नाउ अभी तक मैंने शिवपाल जी से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया, अगली पोयम में उन्हीं से ही कवर कराएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक उन्होंने सॉनेट लिखा है टू वर्ड्सवर्थ के नाम से। उनका एक सॉनेट है जिसका नाम है टू वर्ड्सवर्थ। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि टू वर्ड्सवर्थ उन्होंने एक सॉनेट लिखा है, और इस टू वर्ड्सवर्थ जो सॉनेट है उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ की तारीफ की है, या एक तरह से वर्ड्सवर्थ को श्रद्धांजलि दी है। और क्या कहा है? दाउ हैव वेप्ट टू नो, वीप वेप्ट वेप्ट, दाउ हैव वेप्ट टू नो। कह रहे हैं कि आप जानकर रोए थे या रोएंगे। दैट थिंग्स डिपार्ट विच नेवर मे रिटर्न, कि जो चीजें जुदा हो जाती हैं वे कभी वापस नहीं आती हैं। दाई वाइस डिड वीव, जो आपकी आवाज थी उसने कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिया। सांस कंसीक्रेट ऑफ ट्रूथ एंड लिबर्टी, और क्या दिया? एक ऐसा गीत दिया जिसमें ट्रूथ था और लिबर्टी थी, सत्यता थी और स्वतंत्रता थी।
तो उन्होंने इस पोयम इस सोनेट में जो उन्होंने टू वर्ड्सवर्थ लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंडिकेट करता है कि बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने वर्ड्सवर्थ की तारीफ की और कह रहे हैं कि ये चीज जान करके जो है, दाऊ यू हैव वेप्ट टू नो, इस चीज को आप जान करके रोएंगे, जरूर रोते हैं कि जो चीजें डिपार्ट हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, वे चीजें वापस नहीं आती हैं। फिर भी आपकी आवाज ने बहुत कुछ दिया, और वो क्या दिया? ट्रूथ और लिबर्टी को दिया। तो मैं शिवपाल जी से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि शिवपाल जी, टू वर्ड्सवर्थ ये एक सानेट है, किसका है? written by Shelley. या इट्स रिटन बाय पीबी शेली। जो पीबी शेली ने ये सोनेट लिखा हुआ है, इट्स अ ट्रिब्यूट टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। इसमें जो है उन्होंने क्या किया हुआ कि कुछ लाइनों का जिक्र किया है, और वो लाइन है, दाउ हैव वेप्ट टू नो द थिंग्स डिपार्ट व्हिच नेवर मे रिटर्न, thy voice did weave songs consecrate to truth and liberty. It shows what? It shows the significance of William Wordsworth. तो what Wordsworth gave, इस सानेट में दो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज ने मुझे दो चीजें दी है। तो वो दो चीजें कौन सी चीजें दी है वर्ड्सवर्थ ने? सर मैं फिर से लाइन बोल रहा हूँ, सॉन्ग्स कंसीक्रेट टू ट्रूथ एंड लिबर्टी। ट्रूथ एंड लिबर्टी, उनको क्या मिला? ट्रूथ और लिबर्टी मिला। ओके सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपसे, आप सारे लोगों से, एक उनका वर्क है ओजाइमैंडियाज। ओजाइमैंडियाज, you will come to know कि is a sonnet first published in Hunts। ओजाइमैंडियाज उनका एक सोनेट है, ये भी सोनेट है, जैसे टू वर्ड्सवर्थ सोनेट है, वैसे ही ओजाइमैंडियाज भी सोनेट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओजाइमैंडियाज इज अ सोनेट फर्स्ट पब्लिश्ड इन हंट्स द एग्जामिनर। पहली बार यह पब्लिश हुआ था, और किसमें पब्लिश हुआ था? जो ले हंट राइटर हैं, उनके वर्क द एग्जामिनर में पब्लिश हुआ था। और कब आया है? 1818 में आया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो ओजाइमैंडियाज है, वाज अ ग्रीक नेम फॉर द इजिप्शियन फेरोह रामेसेस सेकंड। ओजाइमैंडियाज जो है, सबसे पहली चीज की सोनेट के फॉर्म में यह ओड है, जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है, यह पहली बार कब पब्लिश होता है? ले हंट की मैगजीन द एग्जामिनर में 1818 में पब्लिश होता है। इट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ले हंट्स मैगजीन द एग्जामिनर। तीसरा चीज जो है, ओजाइमैंडियाज जो है वह इजिप्शियन, ये ग्रीक नेम है किसके लिए? इजिप्शियन फेरोह, जो इजिप्ट के बादशाह थे, जिनका नाम क्या था? रामेसेस सेकंड, उनको यह बताता है या उनके बारे में है। शेली ने इस सोनेट को 1817 में लिखना शुरू किया या लिखा, और इसमें उन्होंने उनका जिक्र किया हुआ है। और यह जो सोनेट है, आप देखेंगे कि किस पैटर्न पर चलता है, पेट्रार्च के ही मॉडल पर चलता है उन्होंने। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं ध्यान में रखना है, लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ओजाइमैंडियाज क्या है? यह सोनेट है जो ग्रीक के एक बादशाह, और ओजाइमैंडियाज क्या? ग्रीक नेम है, लेकिन इजिप्शियन बादशाह रामेसेस को लेकर के इसका जिक्र किया गया है। और इसमें जो टॉपिक है हिस्ट्री वगैरह को लेकर के वो चीजें रही है, या हिस्ट्री वगैरह का एक उसका जिक्र है, और कैसे जो रामेसेस जो बादशाह है उनका स्टेच्यू फ्रेगमेंट किया जाता, ऑल दिस थिंग कैसे ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया जाता, उसको देख करके वो उससे प्रभावित हुए थे। बट हमें वहां तक नहीं जाना है, ये समझना है कि यह एक ऐसा सोनेट है जहां की उन्होंने उसको जो सर इसका जो राइम पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ, उस पैटर्न पे इन्होंने इसको लिया हुआ है, काफी कुछ शेक्सपियर से मिलता जुलता है। तो इतना आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना ओजाइमैंडियाज का। मैं वापस में मैं फिर से चलता हूँ, मैं शिवपाल जी से ही चलता हूँ। शिवपाल जी, जो ओजाइमैंडियाज है ये क्या है? ये सोनेट है कि लिरिक है? सोनेट सर, सोनेट।
ये कहाँ के बादशाह का जिक्र करता है? सर ये नहीं। अभी आपको बताया गया इजिप्शियन फेरा, इजिप्ट मिस्र के बादशाह का, उन्हीं का ग्रीक नेम जो है क्या है? ओजाइमैंडियास। बादशाह का क्या नाम है? रामेसेस सेकंड। मिस्र के बादशाह इजिप्शियन फेरा रामेसेस सेकंड, लेकिन रामेसेस सेकंड को ग्रीक में क्या कहा गया? ओजाइमैंडियास कहा गया। तो ओजाइमैंडियास बादशाह का नाम है, लेकिन वो इजिप्शियन किंग थे और उन्हीं को ग्रीक में ओजाइमैंडियास कहा गया है। उनके ऊपर यह सोनेट लिखा गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। एक और पोयम है जिसका नाम है हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। ये जो पोयम है हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर, आप देखेंगे कि द पोयम इज फ्रॉम एक्ट सेकंड ऑफ शेलीज प्रोमिथस अनबाउंड। यह जो है शेली की जो ड्रामा थे, लिरिकल ड्रामा, उसके सेकंड एक्ट से लिया गया है, प्रोमिथस अनबाउंड, जो 1820 में पब्लिश होती है। तो हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर, एक तो यह पोयम है, लेकिन कहां से लिया गया? शैली के लिरिकल ड्रामा, और उस लिरिकल ड्रामा का क्या नाम है? प्रोमिथियस अनबाउंड, पब्लिश्ड इन 1820। इट इज रिटन इन 4 स्टैंजाज। कितने स्टैंजाज में लिखा गया? 4 स्टैंजाज में। इन ईच स्टैंजा एशिया इज पर्सनिफाइड। 4 स्टैंजा में लिखा गया है जिसमें एशिया को पर्सनिफाइड किया गया है। तो मैं फिर से बता दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। यह जो पोयम है यह कहां से ली गई? शैली के लिरिकल ड्रामा प्रोमिथस अनबाउंड से लिया गया है। और जो शैली का यह लिरिकल ड्रामा था वहां के कौन से एक्ट से? एक्ट सेकंड से लिया गया है। यह 4 स्टैंजाज में है और हर स्टैंजा में एशिया को क्या किया गया? पर्सनिफाइड किया गया है और एशिया को लाइफ टू लाइफ के रूप में दिखाया गया कि जो जिंदगी है वो कहाँ पे नजर आती है? एशिया में ही। एड्रेस्ड एज लाइफ ऑफ लाइफ। एशिया को लाइट, फेरेस्ट स्पिरिट, लैम्ब ऑफ अर्थ कहा गया है। एशिया जहाँ पे जो हम लोगों का कॉन्टिनेंट है, वी आर लिविंग, उसको क्या कहा गया है? एशिया इज पर्सनिफाइड एंड इज एड्रेस्ड एज लाइफ ऑफ लाइफ, चाइल्ड ऑफ लाइट, fairest spirit, lamb of earth. In this poem Shelley uses metaphor. Shelley ने मेटाफर का यूज किया है लिक्विड स्प्लेंडर में, लैम्प ऑफ अर्थ में, टू डिस्क्राइब एशियाज वाइज एंड हर ब्राइटनेस। एशिया की वाइज और उसके ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर से मैं बता दूं कि इस पूरी पोयम में जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वह क्या है? एशिया का जिक्र किया गया है, उसको पर्सनिफाइड किया गया है, उसकी तारीफ की गई है, बहुत सारे मेटाफर्स का यूज किया गया है एशिया की तारीफ में। और जो पोयम है क्या नाम है? हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर। उनके ड्रामा प्रोमिथस अनबाउंड से लिया गया है। और आप ये देखते हैं कि यह कितने स्टैंजाज में? 4 स्टैंजाज में है। 1820 ईस्वी में आई है और एशिया को पर्सनिफाइड किया गया है। तो वापसी ही हम कल किए हुए हैं शिवपाल जी से, और मैं शिल्पी मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम जो हिम्न टू स्पिरिट है, पार्टिकुलरली जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हिम्न टू द स्पिरिट ऑफ नेचर, या उनके किस प्ले से लिया गया है? सर प्रोमेथस अनबाउंड। प्रोमिथियस अनबाउंड से। प्रोमिथियस अनबाउंड जो है या उनका प्ले है, वहां से लिया गया है। एक्ट सेकंड। बस ओके, एक्ट सेकंड, ठीक है। सारिका मैडम। हेलो। जो प्रोमिथियस अनबाउंड है 1820 में आई है, एक्ट सेकंड से इसको लिया गया है। इसमें जो है 4 स्टैंजाज में ये पोयम है। इसमें किस जो है कॉन्टिनेंट को पर्सनिफाइड किया गया है? Here Asia is personified. ओके, एशिया हैज बीन पर्सनिफाइड। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि उन्होंने जो है किस कॉन्टिनेंट को कहा है? लाइफ ऑफ लाइफ, चाइल्ड ऑफ लाइफ, फेयरेस्ट स्पिरिट, लैम्ब ऑफ अर्थ। किस कॉन्टिनेंट को उन्होंने कहा? Sir, if आप सही Asia is hello. या Hello. जी, गेटिंग Hello? योर वॉइस। Sir, आवाज it आ is रही है also मैडम? told about. Yes, it is also told about Asia. Okay, okay. Here Asia is personified and this particular line ultimately tells the beauty of Asia, या कि उन्होंने किस तरह से एशिया को देखा है, लिया हुआ, उसको लेकर के बात होती है। ठीक है।
Now the next poem we are going to take. The poem's dream are on a poet's lip I slept. Poet's dream are on a poet's lip I slept is an extract from Prometheus Unbound. यह एक extract है जो कहाँ से लिया गया है? Prometheus Unbound से लिया गया है। तो मैं टीपू सुल्तान जी से जानना चाहूंगा कि टीपू जी जो ये है द पोएट्स ड्रीम आर ऑन अ पोएट्स लिप आई स्लेप्ट, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? It has been taken from the Prometheus Unbound. Prometheus Unbound से लिया गया। गुड, बस एक पॉइंट ये था इससे रिलेटेड। एक और पोयम है यूगानियन हिल। यूगानियन हिल, इसको जो है मैथ्यू अर्नाल्ड ने इस पोयम की तुलना कीट्स के ओड टू ऑटम से की है। पोयम का क्या नाम है? यूजेनियन हिल। यूजेनियन, EUGANEAN, यूजेनियन हिल। मैथ्यू अर्नाल्ड ने इसकी तुलना कीट्स के ओड टू ऑटम से की है और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि द फार्मर एंड सेज दैट द फार्मर ट्राइज टू रेंडर नेचर व्हाइल द लैटर रेंडर्स नेचर। कुल मिलाकर के उन्होंने इसकी तुलना किससे की है? ओड टू ऑटम से की है। तो मैं एक डांसिंग जी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि जो यूजेनियन हिल है, यह एक पोयम है, किसका पोयम है? पीबी शेली का पोयम है। इस पोयम की तुलना मैथ्यू अर्नाल्ड ने जॉन कीट्स के किस ओड से की है? सर ओड टू ऑटम सर। ओड टू ऑटम से, ठीक है, ओके ओके। अब मैं केवल दो ओड को लेकर के बात कर रहा हूं। एक तो मैं ओड टू द वेस्ट विंड को लेकर के बात कर रहा हूं कि ओड टू द वेस्ट विंड इज अ रिवोल्यूशनरी पोयम ऑफ पीबी शेली, और उसमें जो है वेस्ट विंड को पर्सनिफाइड किया गया है। टर्जा राइमा में लिखा गया है, 5 सेक्शन में डिवाइड है पूरी पोयम, 5 सेक्शन में डिवाइड है। उसमें केवल दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक चीज तो ये ध्यान में रखना है कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है उसमें कहा गया कि वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ 2 थिंग्स। वेस्ट विंड 2 चीजों को लाती है, ऑटम को भी जन्म देती है और स्प्रिंग को भी जन्म देती है। तो ऑटम इज द सिंबल ऑफ द डाउनफॉल। किसका डाउनफॉल? ओल्ड वैल्यूज, ट्रेडिशंस और तमाम चीजों का डाउनफॉल। स्प्रिंग जो है नई चीजों को जन्म देने के लिए। तो एक जो उनकी जो एक क्रांतिकारी सोच थी कि ओल्ड वैल्यूज, ट्रेडिशन, परंपराएं जिसका कोई महत्व नहीं है, उससे इंसान को छुटकारा मिले, लिबर्टी मिले और नई चीजों को हम वेलकम करें। उसी में उन्होंने कहा है कि इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये 3-4 लाइन है जो ओड टू द वेस्ट विंड से हर आदमी को समझना चाहिए। मैं उषा मैडम से कहूंगा कि मैडम आप एक्सप्लेन करिए कि मैंने ओड टू द वेस्ट विंड के बारे में क्या क्या पॉइंट अभी बताया। या इट्स रिटन इन टर्जा राइमर, ठीक है। And it is published या in 1819. It is in Okay. 5 parts. It is personified to autumn, या वेस्ट and autumn विंड, is या yes. Autumn is या वेस्ट विंड हैज बीन personified. पर्सनिफाइड। हाँ, जी। Autumn is means downfall of values of human. या एंड स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ, जो मैडम स्प्रिंग है वो किसका सिंबल है? सर ये मैं सुन नहीं पाई थी, आवाज कट गई थी थोड़ी। Spring is the symbol of what? Spring is the symbol of something sprouting of new ideas, something which is highly significant, नए विचारों के साथ, नई चीजों के साथ आगे बढ़ने का। तो स्प्रिंग जो है वह किसका सिंबल है? स्प्राउटिंग ऑफ न्यू आइडियाज, फ्लरिशिंग ऑफ न्यू आइडियाज, उसका सिंबल है। सो बाकी एक और है, यू विल कम टू नो, जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, ओड टू स्काई लार्क। उसमें स्काई लार्क जो बर्ड है उसका एडमिरेशन है, उसको उसकी तारीफ की गई है। और स्काई लार्क जो बर्ड है उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। ये हर आदमी को पता है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, मतलब ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि आप जब भी जाइएगा
ओ टू द वेस्ट विंड और ओ टू स्काई लार्क की लाइन को पढ़ करके जाइएगा। इसकी ओरिजिनल लाइनें जो हैं, ओ टू द वेस्ट विंड में 3 स्टैंजा, शुरू के 2 स्टैंजा और फिर लास्ट का वाला स्टैंजा, 3 स्टैंजा पढ़ना। ओ टू स्काई लार्क भी एक नजर में पढ़ करके जाइएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक 2 or 3 minutes। एक पोयम और है, द इंडियन सेरिनाडे करके, फर्स्ट पब्लिश्ड इन ले हंट्स मैगजीन, ले हंट की मैगजीन द लिबरल में। इसका मतलब ले हंट उस समय के बड़े क्रिटिक थे, कई मैगजीन उन्होंने निकाला था। ले हंट की मैगजीन है द लिबरल में द इंडियन सेरेनाडे पब्लिश होता है 1882 में। और इसका जो टाइटिल है, शुरू में जो इसको टाइटिल दिया गया था, सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर। क्या टाइटल दिया गया है? सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर। और आप देखेंगे कि इसमें जो है मिस सोफिया स्टेसी, जो शेली की एक वार्ड थी, उनके कहने पर, अवार्ड ऑफ शेलीज अंकल, शेली के अंकल की वार्ड थी, उनके कहने पर यह पोयम लिखी गई है। मैं फिर से आपको बता दूं, पोयम का नाम है द इंडियन सेरेनाडे, SERENADE। पहली बार ले हंट, जो उस समय के बड़े क्रिटिक थे, जर्नलिस्ट थे और लॉर्ड बायरन और पीबी शेली के दोस्त थे, उनकी मैगजीन द लिबरल में 1822 में पब्लिश होती है। किस टाइटल के साथ पब्लिश होती है? सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर। यह पोयम मिस सोफिया स्टेसी के कहने पर लिखी गई थी। सोफिया स्टेसी ने कहा कि जो मेरी ट्यून है, जो मेरी आवाज है सिंगिंग का, क्या आप उसको कोई कविता के रूप में ढाल सकते हैं? तब उन्होंने क्या किया, इस पोयम को लिखा द इंडियन सेरेनाडे। और एक इसके लिए सोफिया और लफ्ज फिलॉसफी, इसमें टू सोफिया लफ्ज फिलॉसफी को ये शो करता है। These poems have been called sentimental album pieces। यह जो पोयम है इसको क्या कहा गया? सेंटिमेंटल एल्बम पीसेस बाय डेसमंड किंग हेली एंड बाय शेली एज द वीकेस्ट पोयम। शेली ने इसको अपनी सबसे वीकेस्ट पोयम कहा है। एंड यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें आप पाते हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि द इंडियन सेरेनाडे जो पोयम है, ले हंट की मैगजीन में द लिबरल में 1882 ईस्वी में पब्लिश होती है। और मिस सोफिया स्टेसी के कहने पर इसको लिखा गया था। और पोयम जब पहली बार आती है तो किस टाइटल से आती है? सॉन्ग रिटन फॉर एन इंडियन एयर करके। उसके बाद उन्होंने उसको किया हुआ था। और देन शेली रोड द इंडियन सेरेनाडे करके, किसके लिए? सोफिया के लिए, जो लफ्ज फिलॉसफी को भी इंडिकेट करता है। और ये कहा गया है कि यह जो इनकी पोयम रही है, यह वीकेस्ट पोयम थी। इसके अलावा एक और पोयम है, अ ड्रीम ऑफ द अननोन, ड्रीम ऑफ द अननोन आर द क्वेश्चन। इसी का नाम है द क्वेश्चन करके। ये सब कोई बस आपको एक जनरल जानकारी दे रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अ ड्रीम ऑफ द अननोन आर द क्वेश्चन। द पोयम इज पब्लिश्ड इन 1822 बाय ले हंट इन हिज लिटरेरी पॉकेट बुक। क्रिस्टोफर मार्लो इमिटेटेड इट फ्रॉम अ फ्रैगमेंट ऑफ अ पोयम। इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो, क्या इट वाज इमिटेटेड बाय दिस मैन। तो अ ड्रीम ऑफ द अननोन आर द क्वेश्चन, यह पोयम जो 1822 ईस्वी में आई है, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? ले हंट की मैगजीन लिटरेरी पॉकेट बुक में। सो इन दिस वे कुछ छोटा सा 2 इंफॉर्मेशन था। एक तो ड्रीम ऑफ द अननोन, जिसका सब टाइटल है द क्वेश्चन, जो कि जो है किसमें पब्लिश होती है? ले हंट की मैगजीन लिटरेरी पॉकेट बुक में पब्लिश होती है। उसके पहले जो है आपका लफ्ज फिलॉसफी करके एक पोयम थी, जो ले हंट की जर्नल द इंडिकेटर में पब्लिश होती है। इसका मतलब जितना भी इनकी ज्यादातर पोयम्स रही है, ले हंट ने ही पब्लिश किया है। सो इन दिस वे नाउ कंक्लूडिंग टुडेज सेशन, वी विल मीट यू टुमारो। कल हम लोगों को एक सेशन और रखना पड़ेगा, कल मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो काफी डिटेल में, लेकिन मैंने आपको बताया कि उनके कुछ ओड हैं जो आपको पढ़ करके जाने पड़ेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू स्काई लार्क, ओड नियर नेपल्स करके एक मैंने शायद बताया था, एक और ओड था, उस ओड को भी आपको पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। बाकी और जो चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है, काफी हद तक आप कवर कर ले रहे हैं, बट दीज थिंग्स यू हैव टू गो। ठीक है, ओके, मीट यू टुमारो।
Hello. Hello. जी मैडम, Sir, may I ask a question? क्या यू कैन आस्क? Sir, that William Wordsworth, that descriptive sketches, sir, its publication, about this publication, I found somewhere different answers in different books. As somewhere it विलियम is given वर्ड्सवर्थ, in January, and somewhere it is given in Feb या 1793. Somewhere given January 1793. Then, sir, what is the correct answer? when you go with this poem you will find that ki if these things are given ki January or February, you don't have to be puzzled because you will come to know कि जो descriptive sketches रहा है केवल उनकी शुरुआती पोयम रही है, बहुत ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर रही हुई हो। और यू विल कम टू नो कि वो जो पोयम था केवल इतना ही, जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस क्या है, एक उनका वर्ड्सवर्थ का पोयम है जो हमें नाम ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बीइंग एन ऑथर वो हम लोगों के सिलेबस में है। कभी भी अगर आप ये देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये पूछा गया होगा कि ये पोयम किस महीने और किस सन में पब्लिश हुई है। पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया कि सन भी पूछा जाए और महीना भी पूछा जाए। 1793 ठीक है, एक हमें डेट मिल जा रही है, लेकिन अगर मंथ की बात आती है तो आप देखेंगे कि उसका जो करेक्ट होना चाहिए वो फेब्रुअरी होना चाहिए, क्योंकि फेब्रुअरी में वो शायद मॉर्निंग वॉक, या जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो निकले हुए थे, उस ब्यूटी को जब उन्होंने देखा था तब उन्होंने वहां पे उसको किया हुआ था। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है कि जैन मिलता है या फेब मिलता है तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका उनका जैन में आया हुआ हो, बाद में वो जो है फेब भी रहा हो, लास्ट क्लोजिंग जैन रहा हो, बट डजंट मैटर जैन एंड फेब, लेकिन उसको सही से अगर आप जाएंगे फेब के साथ ही आपको जाना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि डोंट बी पजल एंड एम्बैरेस्ड टेकिंग दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये इशू है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया कभी। खासकर उसकी डेट तो एक तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन महीने को लेकर के ऐसा नहीं है। Okay, sir, if such type question will come, then we have to go with the fab. You have to go with the fab। और एक बार मैं भी और चेक कर लूंगा, अगर आपने दो जगह से पाया है तो उन दोनों जगहों का सोर्स अगर आप बता दिए किन किन जगहों पे पाया है तो उसके साथ थोड़ा सा और गुंजाइश बन जाएगी। Sir, that salt paper youth publication, there is fab given, and many book in Ghatna Chakra I have also, there is Jan given. ओके ओके, सो लेट मी चेक इट कि और भी अगर जो किताबें जैसे एडवर्ड एल्बर्ट हैं और इसके अलावा इफ यू गो विद डेविड डेचेज हैं, क्लीग्विस और कैजामिया है, इन सब का, या मार्गरेट ड्रेबल का ऑक्सफोर्ड कंपेनियन है, इफ आई गो देयर, इफ आई फाइंड, आई विल टेल यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you.